exhale. Give deep inhale. One more time, deep inhale. सबसे पहले सूर्य नाड़ी को प्रेस करिए। अपनी चंद्र नाड़ी से 50 टाइम्स एक्सेल करेंगे। जैसे स्टार्ट। अपने चंद्र नाड़ी को प्रेस करके, ये दोनों उंगलियां गुरु और शनि की होती हैं, इनको हमेशा आज्ञा चक्र पर रखकर और फिर करना चाहिए, है ना। तो इन उंगलियों को आज्ञा चक्र पर रखेंगे, अपने गुरु और शनि की उंगलियों को, और ये अंगूठा ओपन करके अपनी सूर्य नाड़ी से 50 बार एक्सेल इनहेल। अब कपालभाति क्रिया, दो दो नासिका से अपनी ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में बैठिए। ये जो है ज्ञान मुद्रा है, ये चिन्ह मुद्रा है। किसी भी मुद्रा में बैठकर कपालभाति क्रिया 50 बार तेजी से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं कपालभाति क्रिया। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपनी सूर्य नाड़ी, अपनी पिंगला नाड़ी को प्रेस करके अपनी ईड़ा नाड़ी से सांस लेंगे, पिंगला से छोड़ेंगे, पिंगला से लेंगे, ईड़ा। सभी साधक प्रकाश पूरा स्ट्रेट बैठ जाइए, बॉडी स्ट्रेट। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, भद्रासन, वज्रासन, किसी भी आसन में बैठ के प्राणायाम की क्रिया करेंगे। 11 बार अनुलोम विलोम का अभ्यास। सभी साधक अपने मेरुदंड को सीधा रखेंगे, आंखें बंद या नासिकाग्र दृष्टि। डीप इनहेल फ्रॉम द ईड़ा नाड़ी। श्वास की गति और प्रश्वास की गति और प्रश्वास और श्वास की ध्वनि आपके शरीर तक भी नहीं आना चाहिए। प्राणायाम के 3 नियम। पहला नियम, आपके शरीर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, जमीन पर बैठना है, ना आपका स्थान ऊंचा हो ना नीचा हो। दूसरा नियम, श्वास और प्रश्वास में 1:2 का रेशो होना चाहिए। तीसरा नियम, श्वास और प्रश्वास की ध्वनि जो है आपकी शरीर तक भी नहीं आना चाहिए। तो ये नियमों का पालन करते हुए अनुलोम विलोम का अभ्यास 11 बार। डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, अपने ईड़ा नाड़ी से सांस लीजिए।
भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस लीजिए, हाथ ऊपर करेंगे, सांसों को छोड़ते हुए एक्सेल करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम वात और पित्त और कफ तीनों रोगों का नाश करता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, डीप उज्जाई प्राणायाम करेंगे। आप अपना पानी का इंटेक जारी करिए। उज्जाई प्राणायाम करते करते जब आप नाक से सांस लेंगे तो गले से सांस को लेके जाना अंदर। ऐसे देखिए, मैं करके बताती हूँ। बहुत अच्छा रहता है गले के लिए उज्जाई प्राणायाम। तो जब आप सांस लेंगे तो गले से सांस को लेके जाना है। ठीक है, उज्जाई प्राणायाम करेंगे। डीप इनहेल, लास्ट टाइम इनहेल, नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। अभी हमने क्या किया था, अनुलोम विलोम किया था। उसमें अपन हमने स्टार्ट हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से किया था, पर नाड़ी शोधन करते वक्त स्टार्ट करेंगे पर कुंभक लगाएंगे। मैंने आपको बताया था, आप इसका अभ्यास करेंगे, सभी साधक इसका अभ्यास करेंगे कि आप जितने सेकंड तक सांस को लेते हैं उससे 4 गुना सांस को अंदर रोकना है और उससे दुगुना सांस को बाहर निकलना है। जैसे कि आपने यदि 5 सेकंड सांस लिया है तो 5 का 4 गुना कितना होता है, 20 सेकंड आपको सांस को होल्ड करना है और 10 सेकंड सांस को बाहर निकालना है, प्रश्वास करना है। ऐसे अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से करना है और कुंभक लगाना है। नीचे का जो उदर प्रदेश बंद करते हैं हम लोग उसको मूल बंद बोलते हैं। पेट को पीठ की तरफ खींचते हैं, इसको उद्यान बंद बोलते हैं। और ये जो गले को यहाँ से जो एयर को ब्लॉक करते हैं इसको जालंधर बंद बोलते हैं। जब भी हम श्वास लेंगे और कुंभक लगाएंगे, सांस को अंदर रखेंगे तो तीनों बंधों का प्रयोग करना है। जब आप प्रश्वास करेंगे उसके बाद भी तीनों बंध लगाना है। त्रिबंध लगा के नाड़ी शोधन प्राणायाम, डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, एक एक बार दोनों नॉस्ट्रिल से करेंगे। इस डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, बाह्य बंध किसको बोलते हैं? बाह्य बंध मतलब जब आप पूरी सांस को बाहर फेंक देते हैं उसके बाद जब जीरो एयर रहती है अंदर उसको बाह्य बंध बोलते हैं। जब आप सांस लेके जब पूरी सांसों को अंदर रखते हैं और सांसों को रोकते हैं उसको आंतरिक बंध बोलते हैं। अभी आपको राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है, 5 तक गिनती गिनना है। वैसे इसका जो रेशो रहता है वो बड़ा रहता है, पर हम अभी बहुत कहते हैं बिगिनर्स हैं तो हम लोग अभी 20 सेकंड भी सांस रोकने में सोचते हैं। बाकी जो जो साधक इसे करते रहते हैं वो 64
सेकंड तक सांस रोक लेते हैं, और भी ज्यादा रोक लेते हैं, घंटों भी रोक लेते हैं ऋषि मुनि। पर हम अभी बहुत बिगिनर्स हैं, तो हम कितनी देर श्वास को रोक सकते हैं अंदर। अब जब जैसे आपने अपनी राइट नॉस्ट्रिल से सांस लिया, जब आप सांस रोकेंगे तो ये दोनों नॉस्ट्रिल को इस अंगूठे और इस उंगली से बंद कर लेंगे, ताकि कोई रास्ता नहीं रहेगा जहां से प्रश्वास हो सके, जहां से सांस बाहर जा सके। होल्डिंग करना है सांस की। डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, डीप इनहेल। आपको पता है कुंभक लगाने का फायदा क्या है? हम हमारे ब्रेन का, मस्तिष्क का सिर्फ 40% यूज करते हैं। जब हम कुंभक लगाते हैं तो ब्रेन में ऑक्सीजन का सप्लाई कम होता है, और जैसे ही हम ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, वैसे ही ब्रेन में प्रेशर से ऑक्सीजन जाता है और ब्रेन ज्यादा काम करने लगता है। ये इंटरनली मैं आपको बता रही हूँ, बहुत फायदे हैं इसके। चलिए, अभी हम सब मेडिटेशन करेंगे 2 मिनट। आंखें बंद, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे। अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने ईश्वर का स्मरण करिए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। आज का दिन आपका बहुत मंगलमय जाने वाला है। हमारा सबका आज का दिन बहुत मंगलमय जाने वाला है। एक साथ मेरे साथ हाथ ऊपर, हाथों के पोरों से ब्रह्मांड की शक्ति हमारे शरीर में घुस रही है। पूरे विश्व की सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में आ रही है। हम और शक्तिशाली होते जा रहे हैं, स्वस्थ होते जा रहे हैं, दीर्घायु होते जा रहे हैं। पूरी शक्ति हमारे शरीर में समाहित हो रही है। उन दोनों हाथों को सर पर रख लीजिए। इस तरीके से सारी एनर्जी को अपने शरीर में ले लीजिए जो आपने ब्रह्मांड से ली है। धीरे से अपने हाथ हस्त मुद्राओं का पोषण करते हुए rub your palm, put your palm on your eyes। शांति पाठ। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नेत्रों पर रखकर धीरे धीरे खोलेंगे, करेंगे। प्राग्रे वस्ते लक्ष्मी करमुक्ति तुसरस्वती करमुक्ति गौरीसा कटौते कर दर्शन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। चूंकि हमारे पास समय कम है, पर हम ताली बजाएंगे एक साथ। यस, फास्ट 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 सारे ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं। 30 मिनट्स रेगुलर बेसिस पे ताली बजाना चाहिए। राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
लिया तो है। बताइए दो दो श्री एक श्री राम दो राम श्री राम तीन तीन श्री राम। यस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसी तरीके से रोज ताली बजाने की प्रैक्टिस करिए। खुश रहिए। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस, सभी अपना शेक बना सकते हैं। मैं भी अपना शेक बना लूंगी अभी। आज वोटिंग है, वोट डालने भी जाना है। आज एमपी में वोटिंग है, तो 8 बजे खुल जाएगा। 8 बजे डाल के आ जाएंगे हम भी। आज छुट्टी है आपकी। चलिए, आज मैं आपको जिस चीज के बारे में बताने वाली हूँ वो आपके बालों से रिलेटेड है। जो नॉलेज आपको देने वाली हूँ वो हेयर से रिलेटेड है, वो आपके पाचन तंत्र से रिलेटेड है। उस बारे में आज आपको मैं नॉलेज देने वाली हूँ। आपने बड़े बुजुर्गों को बोलते हुए सुना होगा कि बेटा तुम्हारी आंखें खराब हो रही है तो ऐसा करो, आंवला खाना चालू कर दो। है ना? सुना है आपने? आंवला खाना चालू कर दो, आपकी आंखें खराब हो रही है, आंवला खाओ। तो ये आपने सुना होगा। आपने बुजुर्ग बड़े बुजुर्गों को कभी एक चीज लेते हुए देखा होगा, त्रिफला। त्रिफला के बारे में आपने सुना होगा। आपके बड़े बुजुर्ग जो थे वो नेचुरल चीजें करते थे, हर चीज वो नेचर पे जाते थे और नेचर को अडॉप्ट करते थे वो लोग। और वो क्या खाते थे? त्रिफला खाते थे। मुझे तो याद है मेरी दादी का, उस जमाने में मेरी दादी जब पैदा हुई थी, आई थिंक 1903 का जन्म था। 1903 मेरी दादी। और हम अभी मल्टीविटामिन खाने की बात करते हैं, हम अभी त्रिफला खाने की बात करते हैं। मेरी दादी उस समय रेगुलर दही खाती थी। ओह थैंक यू मैम, थैंक यू। रेगुलर दही खाती थी मेरी दादी। और रेगुलर मल्टीविटामिन टैबलेट खाती थी। और ये जो पुराने जो लोग बोलते हैं ना, कि ये खाओ त्रिफला खाओ ये खाओ, ये मेरी दादी उस समय रेगुलर खाती थी। और वो कितने साल जी? 87 ईयर्स उनकी एज थी। मेरे दादाजी की एज 82 ईयर्स रही। मेरे नाना जी की एज 91 ईयर्स रही। और मेरी मम्मी की दादी की एज थी 107 साल। अब मैं वो मतलब उनके बुढ़ापे के 100 साल बाद के दाद भी आ गए थे। और मैंने उनको देखा है 160 साल की दादी। और वो उनका डाइट क्या हुआ करता था, ये मैं आपको बताऊं। वो लोग क्या खाते? पहली बात तो ये है कि वो लोग नेचर पे जाते थे और नेचर वाली चीजें सारी खाते थे, जो भी नेचर का होता था। मुझे याद है कि मुझे याद है कि दादी जो थी, मम्मी की दादी 107 साल जो जी थी, उनका डाइट बहुत, एक तो खाना कभी पुराना नहीं खाते ये लोग, कभी बासी पड़ा हुआ खाना कभी नहीं खाते। हमेशा वो लोग खाते थे दलिया, खिचड़ी, इस तरीके की सेमी सॉलिड डाइट लेते थे। और नेचर पे जाते थे, नेचुरल फ्रूट्स, त्रिफला खाते थे, आंवला खाते थे। गाँव में आंवला खूब होता है। नींबू खाते थे ये लोग। अभी तो हम बच्चों को क्या बोलते हैं? आंवला मत खाओ, नींबू मत खाओ, खट्टी चीजें मत खाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो त्रिफला क्या होता है? त्रिफला के बारे में आज आपको बताऊंगी, जो मैंने मेरी दादी को भी खाते हुए देखा, मेरे नाना जी को भी खाते हुए देखा। मेरी मम्मी को मैंने बहुत बार देखा कि वो हमेशा मुझे फोर्स करती थी कि ये खाओ। तो त्रिफला जो होता है उसमें आंवला, हरड़ और बहेड़ होता है। क्या होता है? आंवला, हरड़ और बहेड़। अब ये क्या प्रॉपर्टी करता है? जो आंवला खाते हैं ना, उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहती है, वो बीमार नहीं होते कभी भी। क्यों? क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा रहती है। उनके बाल बहुत घने रहते हैं। आप आंवला खाने वालों के बाल देखना कितने घने रहते हैं। आंवला, हरड़ और बहेड़ तीनों का एक रेशो है जिसको त्रिफला बोलते हैं। और ये त्रिफला जो होता है, और
ये हाँ, किसी किसी को बीमारी होती, तो ड्रग्स देते हैं, अलग अलग एंटीबायोटिक ड्रग्स देते हैं, ये ड्रग्स का भी काम करता है। ठीक है। और ये आपके बैक्टीरिया को मार देता है, अंदर के जो खराब बैक्टीरिया। हमारा शरीर किससे चलता है? बैक्टीरिया से चलता है। हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं और बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं। तो हमें क्या है, बुरे बैक्टीरिया को खत्म करना है और अच्छे बैक्टीरिया को रखना है। तो ये जो आंवला हरड़ और बहेर होता है, ये बुरे बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है। जिनको अर्थराइटिस है, गठियाबाई की शिकायत है, जिनके घुटनों में दर्द होता है, जो लोग यहाँ पे कुछ मेंबर्स कल कंप्लेन कर रहे थे कि हमें घुटने में दर्द होता है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि एंटी अर्थराइटिस होता है ना। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? एंटी अर्थराइटिस होता है, मतलब अर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए अच्छा रहता है। और ब्लड शुगर लेवल जिनकी बढ़ती है, जिनकी शुगर लेवल्स भी बढ़ रहे हैं, तो ये शुगर लेवल्स को भी मेंटेन रखता है, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है। दूसरा, एंटी एजिंग होता है। जो लोग त्रिफला रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, वो, मैं आपको बताया था शीतकारी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम जैसा काम करता है। एंटी एजिंग होता है। जितना आप ये सारी चीजें खाएंगे, उतनी उम्र हमारी कम दिखेगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। और जिन लोगों को आपने देखा होगा, जिनके मतलब इम्यूनिटी कमजोर है या कोविड के पेशेंट्स हैं, पोस्ट कोविड उनको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो लोग क्या करते हैं, ये सारी आपने देखा होगा डॉक्टर ने क्या लिखा था, विटामिन सी के इंजेक्शन लगवाओ, विटामिन सी की गोली खाओ। तो विटामिन सी का क्या सोर्स होता है? आंवला, जो कि इसके अंदर होता है। जिन लोगों को लगातार हेडेक होता रहता है, उनको भी त्रिफला लेना चाहिए। ये हेडेक को भी कम करता है, थकान को कम करता है। आपने देखा होगा जैसे कि लोहे को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रख देते हैं, तो लोहा जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और जंग लगा देता है। क्या? लोहे लोहे में जंग लग जाती है ना। वैसे ही हमारा शरीर है, जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में पूरे टाइम आता है, तो हमारे शरीर में एक प्रॉब्लम होती है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में हमारा शरीर आता है, हमारे शरीर का भी ह्रास होता है। तो जो लोग त्रिफला खाते हैं रेगुलर बेसिस पे, आंवला हरड़ और बहेड़, उनको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। मतलब फॉर एग्जांपल, मैं एक हमेशा इसका एप्पल का भी एग्जांपल देती हूँ। एप्पल को कभी काट के रख दो, एप्पल काला पड़ जाएगा। पर एप्पल को आप काट के रख दो और उसके ऊपर आप नींबू की ड्रॉप्स डाल दो, एप्पल काला नहीं पड़ेगा। रीजन बीइंग, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का शिकार होने के लिए नींबू के विटामिन सी ने प्रोटेक्शन का काम किया है। वैसे ही जब आप त्रिफला रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, तो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का सामना हमारे शरीर को करना पड़ता है, सनलाइट के एक्सपोजर में, ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आके हमारे शरीर जो झुलसता है, उसको झुलसने से ये बचा लेता है। इन्फेक्शन प्रोन नहीं होते हम लोग। हम लोग को अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो हमारा जल्दी ठीक हो जाता है। इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में, सूजन रहती है, किसी भी प्रकार की सूजन रहती है शरीर के अंदर, आंतरिक ऑर्गन्स में, या बाहर भी कभी कोई सूजन रहती है, तो वो त्रिफला खाने से सूजन भी कम हो जाती है। जिनको टीबी की बीमारी है, टीबी से रिलेटेड बीमारियां हैं, ट्यूबरकुलोसिस के डिसऑर्डर्स हैं, है ना। आपको ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम पता है? खांसी आती है, कफ आता है ना। वो सारी प्रॉब्लम्स जिनको हो रही है, उनको भी त्रिफला लेना चाहिए। त्रिफला उनको भी लेना चाहिए। पीरियोडिकल डिसीज है, मतलब महिलाओं को पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं, अगेन त्रिफला हेल्प्स यू आउट इन पीरियोडिकल पेन्स। एक और फायदा सबसे ज्यादा है, जो लोग कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, जिनको मोशन नहीं होता है ढंग से, उनको भी त्रिफला रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए। आप अपने कोच से पूछिए, और उनको, वो कोच आपको बताएंगे। त्रिफला की टैबलेट्स आती है, वर्ल्ड बेस्ट टैबलेट्स वी हैव। योर कोच विल गाइड अबाउट त्रिफला, एंड यू स्टार्ट टेकिंग दैट टैबलेट ट्वाइस डेली। सुबह और शाम 2 टाइम आपको उस टैबलेट को लेना है। इसका लेने का समय क्या है? इसको किसी भी समय लिया जा सकता है,
क्योंकि ये जड़ी बूटी है, इसको किसी भी समय लिया जा सकता है। मॉर्निंग एक टैबलेट ले लीजिए और इवनिंग एक टैबलेट ले लीजिए। तो मैं वापस इसको कंपाइल कर रही हूँ। त्रिफला एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी अर्थराइटिस प्रॉपर्टी होती है, हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टी होती है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, वायरल इन्फेक्शन अटैक नहीं करते, इन्फ्लेमेशन होता नहीं है, बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, महिलाओं में पीरियड्स के लिए बहुत अच्छी होती है, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स को दिया जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमारे शरीर को बचाता है और हमारी इम्यूनिटी को बहुत जबरदस्त रूप से स्ट्रॉन्ग करता है और महिलाओं में जो पीरियोडिकल इश्यूज होते हैं उनको होने नहीं देता है। तो होप यू अंडरस्टैंड। नाउ आई विल इनवाइट आवर सीनियर